All right. Assalamu alaikum everyone and welcome to this webinar. First of all तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ आप सबको। मेरा नाम नबीहा है और मैं क्लाइंट सक्सेस मैनेजर हूँ लेजेंड कंसल्ट्स पे। लेजेंड कंसल्ट्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ सबसे पहले। लेजेंड कंसल्ट्स बेसिकली एक यूके इमिग्रेशन फर्म है और हम लोग बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हम 2013 से इस प्रोफेशनल फील्ड में हैं, जो कि हम बिजनेस प्रोफेशनल इमिग्रेशन गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी एक्सपर्टीज़ में यूके विजिट वीज़ाज, रिफ्यूज़ल केसेस, बिजनेस इमिग्रेशन और स्ट्रेटजी केस प्रिपरेशन आ जाती है। हमारा फोकस सिर्फ एप्लीकेशंस फाइल करना नहीं है, बल्कि एप्लीकेशंस के लिए स्ट्रॉन्ग और अप्रूवल रेडी केसेस को प्रिपेयर करना है। आज के वेबिनार में हम आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट्स शेयर करेंगे, जो कि यूके विजिट वीज़ा प्रोसेस को समझने और कॉमन मिस्टेक से बचने में हेल्प करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक रिमाइंडर है सब अटेंडीज के लिए, वो तमाम अटेंडीज जो एंड तक हमारे साथ रहेंगे उनके लिए एक फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन अवेलेबल होगी, जहां पर हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी प्रोफाइल को पर्सनली रिव्यू करेगी और आपको एक्सपर्ट गाइडेंस देगी। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारी स्पीकर आयशा खान को, जो कि इमिग्रेशन मैटर्स और वीज़ा स्ट्रेटजीज में एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रखती हैं। आयशा, ओवर टू यू। Thank you so much, India, for your warm welcome. Assalamualaikum everyone. I hope आप सब खैरियत से होंगे। मैं आयशा खान, मैं एक इमिग्रेशन लॉयर हूँ और एज रिसर्च में एज एक्सपर्ट के काम कर रही हूँ। तो बेसिकली आज हमारा इस वेबिनार का मकसद ये है कि आप सबको यूके विजिट वीज़ा के बेसिक इंसाइट्स के बारे में बताया जा सके, ताकि कम से कम यूजर्स आए और आप लोगों की एप्लीकेशन जल्दी अप्रूव हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेबिनार। आई होप कि आप सबको ये स्क्रीन विजिबल होगी। जी, अब हम देख सकते हैं आपकी स्क्रीन। इसको आप अगर फुल स्क्रीन कर लें दैट वुड बी बेटर। Yeah, sure. Is it visible now? Yes, perfect. Okay, great. Okay, so let's start with the today's agenda. आज हम लोग जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनमें केवल वीजा का ओवरव्यू होगा, हम उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, एप्लीकेशन असेसमेंट क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंगली केस वर्कर्स आपकी एप्लीकेशन असेस करते हैं। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कम्युनिटीज ऑफ रीजंस एंड आपके केस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है। इन द एंड हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं and this is how we are going to proceed. So let's begin with the most important question, that is why most of the UK visas get refused. तो बेसिकली जब हम यूके वीजा की बात करते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन जो अपेरेंटली स्ट्रॉन्ग लग रही होती हैं वो काफी कन्विंसिंग भी होती हैं, बट वो रिफ्यूज हो जाती हैं। उसका मेन पर्पस या मेन रीजन ऑफ रिफ्यूजल ये होता है कि केस वर्कर आपकी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं होता द वे यू हैव प्रेजेंटेड योर एप्लीकेशन। सो इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन का प्रेजेंट करें तो इट शुड बी कन्विंसिंग। बेसिकली नॉर्मली ये होता है कि एप्लीकेशन तो पेरेंटिंग जो स्ट्रॉन्ग लग रही होती है, बट होम ऑफिस के लिए वो कन्विंसिंग नहीं होती है और यही रीजन होता है कि केस वर्कर को एप्लीकेशन रिफ्यूज कर देता है। तो आपकी एप्लीकेशन को कन्विंसिंग बनाने के लिए यू नीड टू बी वेरी क्रेडिबल एंड योर एप्लीकेशन शुड बी जेन्युइन। राइट। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिसकंसेप्शन है जो मैं चाहती हूँ साथ साथ क्लियर करते चले, अपनी ऑडियंस को भी बता दें। एक मिसकंसेप्शन कॉमनली समझी जाती है कि जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस है आपके अप्रूवल पे। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहेंगे इस पे? या श्योर, बिल्कुल। तो बेसिकली ये भी है, जैसे आपने पूछा कि ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने से क्या आपकी एप्लीकेशन पे कोई इम्पैक्ट होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के नंबर से आपकी एप्लीकेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जिस चीज़ से इम्पैक्ट होता है वो क्वालिटी है। आपके डॉक्यूमेंट के साथ एविडेंसेस जितने अच्छे होंगे, आपकी एप्लीकेशन उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। सो देयर वुड बी नो इम्पैक्ट अगर आप 100 डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें या 110 सब करवा दें। what is important is the quality rather than the quantity. राइट, ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिफिकेशन आयशा। नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली जब हम यूके विजिट वीजा की बात करते हैं तो यूके विजिट वीजा अपेंडिक्स 5 ऑफ यूके वीआईए रूल्स के अंदर गवर्न होता है और जितनी भी असेसमेंट्स होती हैं वो यूके वीआईए के अपेंडिक्स 5 के अंदर हो रही होती हैं और इट इज बेस्ड ऑन जिसमें नॉर्मल क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जेन्युइन इंटेंशन के बेस पर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। और केस वर्कर्स इन गाइडलाइंस को देखते आयशा, हुए आप सॉरी टू कट यू ऑफ, पर थोड़ा-सा अगर आप स्लो डाउन करें ताकि हमारी ऑडियंस को सारी बातें क्लियरली समझ आ सकें, दैट वुड बी परफेक्ट।
Uh, yeah, sure. Thank So, you. no problem. So UK visit visa applications basically Appendix 5 के अंडर डील की जाती हैं और केस वर्कर जो आपकी एप्लीकेशन को असेस कर रहा होता है वो भी इन्हीं गाइडलाइंस के अंदर अंडर कर रहा होता है जितनी भी रिक्वायरमेंट्स और असेसमेंट का क्राइटेरिया है वो इसी के अकॉर्डिंगली असेस किया जा रहा होता है और देयर इज नो गैस वर्क सो अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पर वो ये है कि व्हाट इज यूके विजिट वीजा यूके विजिट वीजा बेसिकली एक शॉर्ट टर्म 6 मंथ्स का विजिट वीजा होता है जिसपे आप इधर टूरिज्म के लिए जा सकते हैं फैमिली वीजा के लिए फैमिली विजिट्स के लिए जा सकते हैं या फिर बिजनेस पर्पसेस के लिए जा सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज कर देते हैं वो ये है कि व्हेन यू आर गोइंग ऑन यूके विजिट वीजा आपको वर्क अलाउड नहीं होता है ना ही लॉन्ग टर्म स्टे अलाउड होता है बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है दैट इज परमिटेड बिजनेस एक्टिविटीज जब हम वर्क नो वर्क अलाउड की बात करते हैं तो वहां पर एक एक्सेप्शन आती है अंडर दी अपेंडिक्स 4 जो ये कहती है कि परमिटेड बिजनेस एक्टिविटीज अलाउड होती हैं और इन परमिटेड बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर वो एक्टिविटीज आती हैं जो कि बिजनेस विजिटर्स वहां जाकर परफॉर्म कर रहे होते हैं लाइक बिजनेस मीटिंग्स आपकी साइट इंस्पेक्शंस या कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वगैरह वगैरह राइट और इसके अलावा Right. यूके गवर्नमेंट एक्सटेंडेड विजिटर वीजा को 6 मंथ्स के लिए अलाउ करती है जिसपे वो चाहे तो वेरियस विजिट्स भी कर सकते हैं और विद इन 6 मंथ्स यू हैव टू कम बैक राइट। आयशा, इसी चीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस में भी बहुत से लोगों का होगा कि जहाँ पर बात आती है जेन्युइन विजिटर रिक्वायरमेंट की, तो क्या ये वन ऑफ द टॉप रीजंस हो सकती है रिफ्यूज़ल की कि जब आपकी जेन्युइन विजिटर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती तो आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं? ओके तो बेसिकली जब हम जेन्युइन विजिटर रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो देयर आर 5 पॉइंट्स जो कि होम ऑफिस असेस कर रहा होता है और उसकी बेसिस पर ही आपका रिफ्यूजल या एक्सेप्टेंस होता है अगर हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करें तो दे आर फर्स्टली आपने डेमोन्स्ट्रेट करना होता है होम ऑफिस को कि यू विल लीव द यूके आफ्टर योर विजिट यानी कि आप 6 महीने के लिए जा रहे हैं और 6 महीने के बाद आप यूके को छोड़ देंगे ठीक है देन सेकंड पॉइंट इज मोस्ट आपके मोर सक्सेसिव या फ्रीक्वेंट विजिट्स नहीं होने चाहिए यूके में इन परस्पेक्टिव कि आप यूके को अपना घर समझने लगते हैं राइट देन thirdly जो पॉइंट है वो है परमिटेड पर्पसेस यानी आप अगर यूके जा रहे हैं विजिट के लिए तो it is either tourism, visiting your family or friends, या फिर business visitor visa, right? And fourthly, what is important is you will not do any prohibited activities, for example, employment. And lastly, you have sufficient funds. Sufficient funds की जब हम बात करते हैं तो sufficient funds में basically वो points आ जाते हैं like आपके पास enough balance है to fund your whole trip. तो ये वो बेसिक पॉइंट्स जेन्युइन विजिटर वीजा के लिए जिसकी बेसिस पर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है या एक्सेप्ट होती है और इन्हीं की बेसिस पर एग्जैक्टली आपने सही कहा था कि आप इसको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफ्यूजल फैक्टर कह सकते हैं आई होप राइट। कि दिस इज तो क्लियर नाउ जी, जी, डेफ़िनेटली इट्स क्वाइट क्लियर। आपकी लास्ट पॉइंट जो सफिशिएंट फंड्स वाली बात है, अगर हम इसी से कंटिन्यू करें कि ऑडियंस में और मोस्टली देखा जाता है कि जो भी वीज़ाज़ के रिलेटेड क्वेरीज़ लेकर आते हैं, उनके अंदर एक क्वेश्चन ये होता है कि कितना बैंक स्टेटमेंट या कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है एक आपको यूके में विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करने में? तो उस पे अगर आप थोड़ी-सी हमें इन्फॉर्मेशन दे दें कि क्या कोई स्पेसिफ़िक अमाउंट है कि इतनी आपके पास होनी चाहिए? राइट तो बेसिकली नदिया नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास अंडर द गाइडलाइंस कोई भी थ्रेशोल्ड प्रोवाइडेड नहीं है देयर इज नो मिनिमम अमाउंट थ्रेशोल्ड आपकी जो अमाउंट होती है वो इस तरह से होती है कि आपने ऑफिस को ये सेटिस्फाई करना होता है आपके पास कितने एक्सपेंसेस हैं कि आप यूके जाकर अपने तमाम ट्रैवल कॉस्ट बेयर कर सकते हैं आपके ट्रैवल कॉस्ट में आपकी अकोमोडेशन आ जाती है आपकी ट्रैवलिंग आ जाती है और इसके अलावा वहाँ पर आपका जितना भी एक्सपेंस होता है वो सब आ जाता है और इस सब को आपने कोरिलेट करना होता है अपनी बैंक स्टेटमेंट में मौजूद अमाउंट के साथ लाइक इफ यू आर एम्प्लॉयड पर्सन तो आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी अकाउंट में अमाउंट इस बात को जस्टिफाई करे कि आपकी सैलरी और आपकी सेविंग इतनी है कि आप अपना एक्सपेंसेस को बियर कर सकते हैं ट्रैवल बाय ट्रैवलिंग टू यूके विदाउट एक्सेसिंग पब्लिक फंड्स ठीक है तो देयर इज नो मिनिमम अमाउंट एंड इट्स जस्ट लाइक दैट दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आई होप हमारी ऑडियंस के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो चुके होंगे। मूविंग ऑन टू ओके द नेक्स्ट सेक्शन, आयशा। Yeah.
So while talking about the next section, जो कि काफी important भी है, that is related to the documents. यूके होम ऑफिस की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट. दिस इज वन ऑफ द मैंडेटरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट while applying for a UK visit visa, right? सेकेंडली आपके पर्सनल सर्कमस्टांसिस पर रिलेटेड एविडेंसेस आ जाते हैं. जब हम पर्सनल सर्कमस्टांसिस की बात करते हैं तो उसमें ईदर आप अगर एम्प्लॉयड पर्सन है तो यू हैव टू शो होम ऑफिस कि आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपकी सैलरी स्लिप्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू योर जॉब. एंड इफ यू आर अ बिजनेसमैन तो उसमें आपके वो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो आपके बिजनेस को जस्टिफाई करते हो. योर बिजनेस बैंक स्टेटमेंट, योर बिजनेस ओनरशिप, योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स लाइक दिस, राइट? और इसके अलावा आपके Right. फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं. जब हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है. यू नीड टू मेक श्योर कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवा रहे हैं वो फ्रेश genuine bank statement है. And then your evidences related to your travel purposes जो कि काफ़ी clear होने चाहिए. तो ये वो कुछ basic documents हैं. इसके अलावा जो documents होते हैं वो person to person vary कर रहे होते हैं, and we do provide our clients with the personalized, customized document checklist depending on their personal circumstances. ऑलराइट. थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा था पिछले कुछ मिनट से. आई होप कि अब वो वॉइस का इशू क्लियर हो गया होगा. इफ अगर हमारी ऑडियंस में से कोई हमें ये बता सके कि वॉइस आपको क्लियर आ रही है, दैट वुड बी रियली ग्रेट. ओके, आई थिंक द वॉइस इज बेटर नाउ. Yes, the Okay. voice is better. So Thank you so much for your response. All right, Aisha, please continue with the assessment Yeah. of the case. Okay. So this is one of the most important slide के केस वर्कर्स आपके केस की असेसमेंट किस तरह से करते हैं, राइट? जब हम केस वर्कर Yes. की असेसमेंट की बात करते हैं, जब हम केस वर्कर की असेसमेंट की बात करते हैं तो केस वर्कर बेसिकली कुछ पॉइंट्स या कुछ क्वेश्चंस को टिक मार्क कर रहा होता है वाइल चेकिंग योर एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू ईदर अप्रूव इट और रिफ्यूज इट, राइट? केस वर्कर ये चेक करता है क्या ये एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है वीज़ा वो क्रेडिबल है, क्या इसके डॉक्यूमेंट्स और इसकी बैंक स्टेटमेंट सब चीज़ें कोरिलेट कर रहे हैं, क्या द पर्सन इज़ फाइनेंशियली स्टेबल. फाइनेंशियली स्टेबल में वही बात आ जाती है कि आपकी एक्सपेंसेस और आपकी इनकम कोरिलेट कर रहे हैं. देन द केस वर्कर डू चेक इमिग्रेशन हिस्ट्री, और इसके अलावा केस वर्कर ये भी चेक कर रहा होता है क्या ये एप्लीकेंट हमारे कोई इमिग्रेशन ब्रीच तो नहीं करेगा या फिर whether there are risks of overstay or not, right? तो basically assessment के time पर it is also a risk assessment exercise जहाँ पर केस वर्कर इन सारे points को check out करता है और once they are all checked there are chances कि आपका वीज़ा approve हो जाएगा. राइट. सो बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं कि यूके वीआई सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करता बल्कि रिस्क असेसमेंट भी करता है. एग्जैक्टली मैं अक्सर यही कहती हूँ कि यूके विजिट वीज़ा एप्लीकेशन एक रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइज है, और इसमें नॉर्मली ये हो रहा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा होता है वाइल रिस्क एवेल्यूएशन करते हुए, ताकि ये चेक किया जा सके कि कोई भी जो विजिटर होगा दैट वुड नॉट अफेक्ट द इकॉनमी और द यूके इकॉनमी. या ऑलराइट, परफेक्ट. थैंक यू सो मच आयशा फॉर क्लैरिफिकेशंस. ओके, सो हियर कम द कॉमन रिफ्यूज़ल रीजंस. नॉर्मली हमारे यहाँ बहुत सी एप्लीकेशंस कुछ रिफ्यूज़ल रीजंस की कुछ कॉमन रिफ्यूज़ल रीजंस की वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जेन्युइन इंटेंशन. नॉर्मली ये होता है कि क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं, बट डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के साथ वो इस बात को क्लियर नहीं कर पा रहे होते कि उनकी इंटेंशंस क्लियर हैं, राइट? सेकेंडली वीक या इनकन्सिस्टेंट फाइनेंशियल्स. जब हम वीक और इनकन्सिस्टेंट फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अक्सर एप्लीकेंट्स ये समझते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम पर अगर वो अपने अकाउंट में ह्यूज अमाउंट्स या ह्यूज ट्रांजैक्शंस डिपॉजिट्स कर देंगे तो उससे उनको फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वही ट्रांजैक्शंस उनके लिए एक क्वेश्चन रेज कर देती हैं केस वर्कर को, और उन पर जस्टिफिकेशन चाहिए होती हैं कि वाई दीज ट्रांजेक्शन्स वर डन. उसके अलावा लेक ऑफ टाइज टू योर कंट्री और होम कंट्री और ईदर कंट्री ऑफ रेजिडेंस. अक्सर एप्लीकेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है इस चीज़ को जस्टिफाई करना कि उनकी वो वीज़ा एक्सपायर होने के बाद अपनी कंट्री वापस जाएंगे या क्यों वापस जाएंगे, वजह क्या है. सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन फैक्टर जिसकी वजह से
आपके वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा अनक्लियर पर्पस ऑफ वीज़ा विज़िट होते हैं जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हो जाती हैं। तो दीज़ आर फ्यू ऑफ द रीज़न्स जिनकी बेसिस पर नॉर्मली विज़िट वीज़ा एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हो जाती हैं। राइट। एक्चुअली यहाँ पर एक छोटा-सा क्वेश्चन मेरे पास है। आपने मेंशन किया है कि जेन्युइन हुँ। इंटेंशन, तो ऐसा हो हुँ, सकता है हुँ। कि कोई जेन्युइन पर्सन वाक़ई ही उसकी हर चीज़ कंप्लीट हो बट स्टिल उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए? जी बिल्कुल। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं जेन्युइन इंटेंशन की तो नॉर्मली ये होता है कि जेन्युइन होना और जेन्युइन प्रूव करना ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, इन दोनों को कोरिलेट नहीं किया जा सकता। क्योंकि केस वर्कर आपकी इंटेंशंस देख नहीं रहा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर इवैल्यूएशन कर रहा है, तो यू हैव टू प्रूव एवरीथिंग वाया योर डॉक्यूमेंट्स कि आप एक जेन्युइन विज़िटर हैं, राइट? सो आपके डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रॉन्ग होना, कंसिस्टेंट होना, ऑथेंटिक होना, क्रेडिबल होना ज़रूरी है। राइट, थैंक यू। ऑलराइट, नो फ्रॉम प्रॉब्लम। आगे बढ़ने से पहले एक दोबारा रिमाइंडर मैं देती चलूँ अपने अटेंडीज़ को कि जो अटेंडीज़ एंड तक हमारे इस वेबिनार में हमारे साथ रहेंगे, उनको एक फ्री 1 टू 1 कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी और वो कंसल्टेशन उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है अगर वो यूके विज़िट वीज़ा अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं या अगर वो रिफ्यूज़ल ले चुके हैं या अगर वो वैसे ही अपनी केस स्ट्रेंथ को असेस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ डू स्टे हियर टिल द एंड ऑफ द वेबिनार। ओके आयशा, यू कैन कंटिन्यू। Okay, perfect. Thank you. Okay, so there is an application process. Normally, अगर देखा जाए apparently application process काफ़ी straightforward है और simple भी है. You have to go apply online, you have to submit your application, upload your documents, go for a biometric, and this is how your application is done. और once your biometric is done, 3 weeks का decision time है और processing time है, and then you get your app visa. जितना आसान ये देखने में लगता है या जितना सिंपल ये लगता है बेसिकली ये उतना ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को रिलेट कर रहे हैं, आपके सारे एविडेंसेस स्ट्रांग हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्लियर है, एवरीथिंग इज convincing for the caseworker in order to get a visa acceptance, right? तो application process apparently बहुत simple है but एक्चुअली एक लेंथी प्रोसेस है और वी नॉर्मली रिकमेंड दैट यू शुड अप्लाई एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ्स बिफोर ट्रैवलिंग टू यूके, क्योंकि अक्सर ये होता है कि डिसीजंस डिले भी हो जाते हैं और कभी कभार आपके अपने ही इश्यूज़ की वजह से डिसीजंस पेंडिंग में चले जाते हैं बिकॉज समटाइम्स एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट होती हैं, समटाइम्स होम ऑफिस एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट कर देता है, सो यू शुड अप्लाई मिनिमम 3 मंथ्स बिफोर ट्रैवल। राइट। एक्चुअली इसी चीज़ के रिलेटेड एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि हम्म। लोग कहते हैं कि हमने सब डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए हैं। ऐसा हो सकता है कि सबके पास स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं, जेन्युइन है, हर चीज़ है, लेकिन स्टिल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से, ये प्रॉपर केस बिल्डिंग ना होने की वजह से केस रिफ्यूज़ हो सकता है। एब्सोल्युटली यस नव्या। अक्सर हमने ये देखा भी है कि नॉर्मली क्लाइंट्स अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं बट बिकॉज दे हैवंट प्रोवाइड अ क्लियर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लेटर, तो उस बेसिस पर वीज़ा रिफ्यूज़ एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है। तो देयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सबमिशन के साथ आपकी क्लियर एक्सप्लेनेशन हो। और अभी हम इसी स्लाइड पर बात भी करने वाले थे कि जो बिगेस्ट मिस्टेक होती है एप्लीकेंट्स की तरफ से वो यही होती है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम सबमिट करवाते हैं बट क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देते, डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से लिंक नहीं करते, कोरिलेट नहीं करते, जिस वजह से बेसिकली रिफ्यूजल्स आ जाते हैं। तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि तमाम डॉक्यूमेंट्स कोरिलेट कर रहे हों, एक्सप्लेनेटरी हों और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़रूरी है बिकॉज केस वर्कर आपके डॉक्यूमेंट्स को देखकर ही एवेल्युएट करता है और डिसीजन देता है। यू आर नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ केस वर्कर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, राइट? राइट। आयशा, कोई केस स्टडी अगर हम अपने ऑडियंस को बता सकें जिस जो कोई रियल लाइफ सिनेरियो या जो हमने रीसेंट केसेस किए हैं उसके बेस पर कोई आप केस स्टडी शेयर या करना चाहें? या श्योर निविया, व्हाई नॉट। ओके, तो बेसिकली अभी रिसेंटली वी अप्लाइड, बेसिकली क्लाइंट विजिटेड अस जिनका रिफ्यूजल आया था ऑन द बेसिस ऑफ वीक फाइनेंशियल क्लैरिटी। उन्होंने अपना वीज़ा खुद अप्लाई किया था और बिकॉज ही डिड नॉट पॉसिबली सबमिट
proper clarification regarding the finances, तो उनका visa refuse हो गया था. Then we reapplied his visa based on proper explanation. हमने proper financial explanations दी, strong cover letter बनाया, and the outcome was that his visa was approved. So what is important here कि आप अपनी you should have a proper strategy before applying. आपके पास अगर proper strategy है, you are doing everything with detail sufficiently, तो yes, your visa would, the outcomes would change. Okay, that's great. That's very insightful for our audience, Aisha. Thank you so much. Okay, so normally we should also tell our audience that how can we build a strong application. When we talk about a strong application, so what is important is clear and logical case story. Client must tell each and everything, वो कौन है, क्या करता है, क्या कर रहा है, यूके क्यों जाना चाह रहा है और यूके से वापस क्यों आएगा, उसका कंट्री ऑफ रेजिडेंस से कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन से कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. ये सब वो पॉइंट्स हैं जो आपके एप्लीकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू अ क्लाइंट मस्ट एक्सप्लेन द फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस. जब हम फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं तो वही बात है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके इनकम, सब कुछ बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होना चाहिए और कोरिलेट कर रहा हो आपकी एप्लीकेशन के साथ, ताकि आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्टेंट हो. और इसके अलावा एक और पॉइंट है जो आपके स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन के लिए हेल्पफुल होता है, दैट इज़ इफ़ यू हैव एनी प्रीवियस रिफ्यूज़ल, मेक श्योर कि आप न्यू एप्लीकेशन में व्हेन यू आर रीअप्लाइंग आप उस प्रीवियस रिफ्यूज़ल को एड्रेस करें, बिकॉज होम ऑफिस के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है एंड यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम the caseworker. So that if you would address that, वो तमाम doubts को remove करेगा और there are more chances of your application to be accepted. Perfect. Thank you so much, Aisha, for the detailed insights into it. Now, moving on to before moving on to the question answer sessions, because we do have some question answers in our chat section. मैं एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करवाना चाहती हूँ हमारे अटेंडेंट्स को कि जो अटेंडेंट्स एंड इस वेबिनार के एंड तक हमारे साथ बने रहे हैं उनके लिए एक 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन होगी, जिसमें हमारी लीगल और एक्सपर्ट टीम जो है वो उन्हें उनकी प्रोफाइल को इंडिविजुअली असेस करके उन्हें गाइड करेगी. सो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो ऑन अ यूके विजिट वीज़ा, या अगर आप ऑलरेडी जा चुके हैं और अपनी फर्दर केस को स्ट्रेंथ करना चाहते हैं एक लॉन्गर ड्यूरेशन के विजिट वीज़ा के लिए, या फिर अगर आपका रिफ्यूज़ल आ गया है तो उस केस में भी आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है. तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स सेशन, आयशा, आई थिंक वी कैन मूव टुवर्ड्स दैट. Yeah, sure, perfect. Before moving on to the question and answer sessions, I just want to let our clients know कि how Legend Consults work और Legend Consult UK विजिट वीज़ा की applications पर किस तरह से काम करता है. तो basically हम लोग अपनी प्रोफाइल when a client comes up to us, हम लोग उसकी proper profile assessment करते हैं, risk analysis करते हैं, उसके बाद documents को review करते हैं, proper structure करते हैं. Once everything is done, हम financial assessments करते हैं, then we start preparing for a file, and once the file is completed, we submit it to case along with a detailed explanation or cover letter. और इसके अलावा once the application is submitted, we do stay connected with our clients until the decision is come. Or in case if a refusal comes up, उस case में भी we do provide or help our clients with the PAPs, हम re-applications करते हैं. Apart from that, we do apply for the PAP. So Legend Consult is providing end-to-end support to the clients in order to help them get positive results. Right. Thank you so much, Aisha, for such great insights. Hopefully हमारी ऑडियंस को इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा होगा. Moving on to the question and answer sessions, we have our questions from Mr. S.N. Sheikh. He is asking that what documents would best demonstrate my genuine intention to return to Pakistan after my visit. यानी कि वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उनकी जेन्युइन इंटेंशन को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि वो अपने विजिट के बाद पाकिस्तान आ जाएंगे. ओके, तो जब हम आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट, दीज आर कॉल्ड योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस, और इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हम होम ऑफिस को शो करवाते हैं उसमें फर्स्टली यू हैव टू शो योर एफर्ट्स, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट
अबाउट ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर कि वो कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। नॉर्मली अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में है तो दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे और योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप वापस आएंगे, ठीक है। सेकेंडली, योर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आप कहीं पर एम्प्लॉयड हैं तो ऑब्वियसली यू डू हैव योर डॉक्यूमेंट्स, आप वहाँ से लीव लेकर एक ट्रिप करोगे तो you have to submit that too. And then even along with your employment document you do submit your leave approval कि आपका leave approval ये था। और इसके अलावा if you own any property आप property related documents upload करते हैं। and apart from that if you are a businessman तो आप अपने business related documents upload करते हैं in order to tell everyone, in order to satisfy home office that these are the reasons जिसकी वजह से आप वापस पाकिस्तान आएंगे या अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस में वापस जाएंगे, राइट। राइट, परफेक्ट। इसमें हम कुछ एसेट्स के भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं ना, जैसे अगर आप कुछ एसेट्स हैं आपकी होम कंट्री या में, आई आप वो भी शो मेंशन कर सकते जैसे, हैं। yeah जी, exactly जी। Navia, जैसे I mentioned the documents related to your property, if you own a property you do, or if you hold, like if you hold any inheritance property और आपका कोई भी right है अपनी parental property में, आप वो documents भी attach कर सकते हैं। राइट, राइट। ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप काइंडली चैट में मेंशन कर सकते हैं। आई थिंक हमारे पास एक चैट में क्वेश्चंस है, हम उसको पहले एड्रेस कर लेते हैं। जवाद ने मैसेज किया है दैट हाउ टू कोरिलेट एंड डिस्क्राइब फाइनेंशियल्स। I have a separate salary and saving account. I will show my saving account because I transfer some amount from salary account to saving account every month. Do I need to show both account statements? जी आयशा। यस, बिकॉज़ जब आप अपनी करंट अकाउंट की स्टेटमेंट सबमिट करवाएँगे और उसमें आप कंसिस्टेंटली एवरी मंथ अपनी अकाउंट एक सर्टेन अमाउंट को अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यू नीड टू शो योर बोथ अकाउंट्स इन ऑर्डर टू जस्टिफाई योर करंट अकाउंट एंड योर सेविंग अकाउंट। और बोथ अकाउंट्स को की स्टेटमेंट शो करने से ही आपकी आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगी और ऑब्वियसली होम ऑफिस को कोई क्वेश्चन रेज़ नहीं होगा बिकॉज़ you have certain sort of savings too, so you can easily travel, right? राइट, परफेक्ट। आई होप मिस्टर जवाद आपके क्वेश्चन को यहाँ आंसर मिल गया होगा। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव मोहम्मद असकर। वो पूछ रहे हैं दैट आई हैव मल्टीपल रैंडम फंड्स इनकमिंग इन माय बैंक स्टेटमेंट। Mm. ऑफिसर रिफ्यूज दैट ही इज नॉट क्लियर हाउ आई हैड calculated my annual income. I also Hello? provide my Hello? FBR tax return by में आप क्या क्लैरिफाई करना चाहेंगे? जी, जी। जी आयशा, Okay. वी कैन हियर यू। Okay, thank you. So basically, normally, Navia, when we go and look into the document checklist provided by the Home Office या जो guidelines Home Office ने provide की हैं उसमें जो documents हैं उसमें आपकी tax return is not required, right? Home Office ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि you need to submit your tax return. The important documents are your bank statement along with your employment document if you're employed or your business related documents. अगर मिस्टर असगर बिजनेस कर रहे हैं तो ही नीड टू जस्टिफाई इट थ्रू हिज बिजनेस के ही ये इस वजह से रैंडम अमाउंट्स हैं और इफ otherwise he need to provide the explanation to his lawyer that these are the reason why ये random amounts आई हैं। फिर his lawyer will incorporate all those in the explanation letter और this is how आप अपने री एप्लीकेशन करते हुए एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन में एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं रिगार्डिंग योर इनकंसिस्टेंट अमाउंट्स। ग्रेट, ग्रेट। आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा मिस्टर असकर, और ये काफ़ी एक रीज़नेबल आंसर हो सकता है इसमें। Okay, so we do have another question. Mr. Ali Momin is asking that I'm a graduate doctor and I want to go to the UK for my PLAB 2 exam. I don't have any assets in Pakistan or an active job. I am being sponsored financially by my dad. I don't know, would it be possible for me to get a visa? I also have my cousins who are British citizens who can sponsor me. Okay, so they do have some cousins over there who can sponsor them. So इसमें हमने क्या कर सकते हैं advice? Okay.
So in this case, basically you need the sponsorship document. जब हम sponsorship documents की बात करते हैं तो you need a sponsorship letter जिसमें whoever is sponsoring you, either his father or his cousin, they need to provide their details कि they will be funding him, they will be providing him with the accommodation and stuff. And apart from that, we need their bank statements जो कि supporting document होंगी, and their in source of income. These will be the documents जो हमें चाहिए होंगे, and yes, he can apply, or there are chances of his acceptance on the basis of these documents, right? राइट, परफेक्ट। सो बिकॉज वो ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं और वो फर्दर जी जी। स्टडी के उसमें जाना चाह रहे हैं, दैट मीन्स कि वो स्टडी वीज़ा में भी जा सकते हैं। नहीं, he just only wants to go for a pleb, I believe. तो वो विजिटर वीज़ा की एक कैटेगरी होती है जिसमें आप फॉर सर्टेन स्पेसिफिक स्टडी पर्पसेस कुछ दिनों के लिए जा सकते हैं, तो he can apply via that too. He is not going for a long-term study program, basically. It is a short-term program. Yeah, so I was talking about he can go on a PLAB too for on a short-term visa. So yes. ओके, ऑलराइट। सो have you addressed another question, Aisha? No. ओके, सो आई थिंक यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है मिस्टर खालिद बेग की तरफ से, दैट काइंडली एक्सप्लेन इन ब्रीफ, माय डॉटर करंटली रिजाइड्स एट एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, along with her husband, how I move at there along with my wife. I think it's a simple parent sponsorship, dependent sponsorship. Please do explain, Aisha. Okay, so if you want to go there for a visit purposes, he can apply on a visitor visa, or if he don't have much finances, yeah, his daughter can also finance sponsor him. Or apart from that, if he wants to go, he don't want to go on a visitor visa, long term में जाना चाह रहे हैं, तो he need to look into the other categories of visa. Okay, all right. Yeah. एनीवेज, बिकॉज हमारे जितने भी अटेंडेंस हमारे साथ हैं अभी तक, वो ऑलरेडी 1-to-1 कंसल्टेशन उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। तो मिस्टर खालिद, अगर आपके कोई और भी फर्दर कंसर्न्स होंगी तो वो इंशाल्लाह उस कंसल्टेशन में आपको हम एड्रेस कर दिए जाएंगे। और भी अगर किसी और के भी क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर नहीं आंसर किए जा सके, तो डेफिनेटली उनकी 1-on-1 कंसल्टेशंस जो हैं वो उनको वो सब आंसर्स दे देंगी। इसके अलावा हमारे पास एक और फर्दर आई थिंक क्वेश्चन है चैट में, टू okay, this is I think Mr. Jawad again, that do I explain the financial statements correlation and ties to home country in one cover letter? Is there an option to upload the cover letter? ओके, सो बेसिकली व्हेन यू अप्लाई फॉर अ विजिट वीज़ा, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा सकते हैं, एंड वी डू प्रेफर कि यू शुड गो एंड गेट देम स्कैन्ड व्हाइल योर बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट। उसमें आप इट्स बेटर कि आप एक ही कवर लेटर में अपनी सारी एक्सप्लेनेशंस दें, ईदर इट इज़ रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, योर टाइज, तमाम एक्सप्लेनेशंस एक ही कवर लेटर में दी जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, और दैट सीम्स मोर अप्रोप्रिएट रादर देन प्रोवाइडिंग डिफरेंट कवर लेटर्स। राइट, परफेक्ट। या आई होप ये आपका आंसर मिल गया होगा आपको, मिस्टर अस्कर। there are a few other questions as well, Aisha. I think we do have some time to cover them as well. हम दो या क्वेश्चन श्योर और वो ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास मिस्टर एसन की तरफ से कि हाउ लॉन्ग शुड माई प्लान विजिट टू बी टू अवॉइड कंसर्न्स अबाउट माई इंटेंशन, यानी कि कितने दिन या कितने वीक्स का प्लान करना चाहिए, आइडियली कितना टाइम होना चाहिए ताकि उनकी इंटेंशंस पे कोई कंसर्न ना आ सके। ओके, नॉर्मली देयर इज़ नो टाइम लिमिट, लाइक अगर आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो दैट इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ्स, बट ऑब्वियसली इफ़ यू आर एन एम्प्लॉयड पर्सन तो आप मिनिमम जितनी एनुअल लीव ले सकते हैं दैट वुड बी बेटर कि आप उसके अंदर ही अपने विज़िट वीज़ा को कवर करें, क्योंकि यू नीड टू जस्टिफाई होम ऑफिस कि आपने रिटर्न यू विल रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री और जाकर आपने अपने काम को ज्वाइन करना है। सिमिलरली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आई डोंट थिंक कि a businessman can take a break for longer, like for months. So a businessman would ideally take a break like for a week या मैक्सिमम 10-15 दिन 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि आपने हर चीज़ को कोरिलेट करना है, जस्टिफाई करना है, तो इट्स बेटर जितने मिनिमम दिन होंगे उतना बेहतर होता है।
राइट, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आंसर टू दैट। एक और क्वेश्चन मैं देख सकती हूँ क्वेश्चन आंसर्स में, जो कि काफ़ी मुझे लगता है कि कॉमन होगा लोगों का, दैट ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ तक इम्पॉर्टेंट है यूके विजिट वीज़ा के एप्लीकेशन में? और क्या क्वेश्चन तो बेसिकली ये है दैट आर देयर एनी रेड फ्लैग्स इन माय प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री दैट नीड्स टू बी प्रोएक्टिवली एक्सप्लेन्ड और मिटिगेटेड इन द एप्लीकेशन? बट अच्छा, आई वुड वांट यू टू आंसर द इम्पैक्ट ऑफ ट्रैवल हिस्ट्री ऑन द एप्लीकेशन एज वेल। ओके, परफेक्ट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रैवल हिस्ट्री, नॉर्मली ये होता है कि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं जब तक उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मली योर ट्रैवल हिस्ट्री डू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर एप्लीकेशन, बट इंटायरली ट्रैवल हिस्ट्री के बेसिस पर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। सो इफ़ योर इंटेंशंस आर क्लियर, यू आर अ जेन्युइन विजिटर, और आपने उनके सारे पॉइंट्स को क्लैरिफाई किया, आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्लैरिफाई किया है, तो देयर आर वेरी मिनिमम चांसेस कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैवल हिस्ट्री आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडली, यू आस्क दैट इफ देयर आर सम रेड फ्लैग्स, या इफ देयर आर सम रेड फ्लैग्स वाइल इन योर प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्रीज, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उनको यूके विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करते हुए क्लैरिफाई करें, and you need to give proper explanation कि what were the reasons behind those red flags, because otherwise there are chances कि आपका वीज़ा application refuse हो जाएगी, because home office do evaluate your application on the basis of risk assessment. So during that आपकी application के refuse होने के chances ज़्यादा होंगे if you haven't explained the red flags in your previous travel history. Okay, perfect. That's a very insightful answer, Aisha. I hope कि हमारी ऑडियंस को इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि ट्रैवल हिस्ट्री का क्या इम्पैक्ट होता है उनकी एप्लीकेशन के ऊपर। तो Yeah. आई थिंक हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर द मोस्ट ओवरलुक्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द एक्सप्लेनेशंस दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज अप्रूवल चांसेस फॉर एप्लीकेंट्स इन सिमिलर सिचुएशंस? कि Overlooked वो कौन documents. से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ओवरलुक कर दिए जाते हैं? ओके, प्लीज डू आंसर। ओके, या सो नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक स्टेटमेंट के साथ आपके छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स जैसे आपकी एफआरसी, एमआरसी, आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, आपके एसेट्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये सब वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉर्मली ये होता है कि लोग अगर एम्प्लॉयड हैं तो वो सिंपली अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर सबमिट करवा देते हैं या ऑफर लेटर सबमिट करवाते हैं, और दे थिंक कि दैट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके साथ साथ अपना लीव अप्रूवल ईमेल स्क्रीनशॉट करें, या इफ़ दैट इज़ इन सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, उसको अटैच करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपके पर्सनल टाइज से रिलेटेड, और अक्सर लोग इफ़ दे हैव अ फैमिली, तो लोग ये करते हैं कि अपनी फैमिली के टाइज को एक्सप्लेन करते हुए वो उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करवाते कि करंटली उनकी फैमिली पाकिस्तान में क्या कर रही है या उनकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस में क्या कर रही है। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप वो डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें। दे वर्क एज रियली स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। Right, perfect. Thank you so much, Akshay, for such insightful answers. Honestly, I think ऑडियंस के साथ साथ मेरे भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर हुए हैं इस पॉइंट पे। ओके, आई थिंक वी आर डन नाउ विद द क्वेश्चंस, एंड एज प्रॉमिस्ड हमारे जितने भी अटेंडेंट्स हैं इस टाइम हमारे साथ, उन सबको वन ऑन वन फ्री कंसल्टेशन दी जाएगी। एंड आई होप कि आप कुछ ना कुछ इस वेबिनार से ले सकें और वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। सो closing it on a note, thank you so much Aisha for such an insightful session, and I hope कि आप सबके लिए भी ये सेशन उतना ही हेल्पफुल रहा होगा। और thank you once again for joining. Thank you everyone, and Allah Hafiz, have a wonderful day. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।